हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 17 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताया करें यार कि हमारा स्टार आईक्यू चैनल है। डेली हरियाणा करंट अफेयर का एक छोटा सा क्लिप आपको ज़रूर मिलता है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर और बहुत कम समय में सटीक सी जानकारियाँ आपको दी जाती है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर किया करें और के साथ ही आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले यूज़र हैं, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम पे जाइएगा, स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। पुराने लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल मैं अपडेट कर चुका हूँ, आप रेगुलरली पीडीएफ फाइल यहाँ पे पा सकते हैं। स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आप लोग मेरा कंप्यूटर का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? मार्जिनल लागत किस पर निर्भर करती है? तो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है वो निर्भर करती है केवल परिवर्तनीय लागत पे, जो चेंजेबल आपकी कॉस्ट होती है उसी के ऊपर ही। मार्जिन तो उसी पे ही फोकस होगा आपको, ये तो खैर कॉमन सी बात है, इजी सवाल था। फरीदाबाद के किस गांव का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पे रखा जाएगा? शायद आपको याद होगा, कल मैंने कुछ एक नाम बदलने से रिलेटेड ही बात, दुष्यंत चौटाला, हिसार हांसी का एक वीर नौजवान निशांत जो है ना, वो उनका देहांत हो गया या वो शहीद हो गए, और इसी के चलते हुए ही जो है ना उनके गांव के स्कूल का नाम और रोड का नाम उनके नाम पे रखा गया। ढंडेरी गांव, शायद आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था। कुछ ऐसा ही रिलेट हो रहा है, अभी रिसेंटली शहीद हुए हैं मनोज भाटी जी, और इनका गांव कौन सा है? शाहजहांपुर है, फरीदाबाद जिले का, ठीक है ना। और इनके नाम पे जो है ना, मनोज भाटी के नाम पे ही ये गांव का नाम जो है वो रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुँचे हैं, गांव शाहजहांपुर पहुँच के शहीद मनोज भाटी को श्रद्धांजलि दी है और इनके परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की भी बात कही गई है। और प्राइमरी स्कूल, सॉरी गाँव का नाम नहीं, स्कूल का नाम, ठीक है ना। कल भी स्कूल का नाम था, आज भी स्कूल का नाम ही है, ठीक है ना। स्कूल का नाम जो है ना इनके नाम पे रखा जाएगा। हरियाणा के खेल नीति के तहत कितने हाल ही में गुरुग्राम में कितने करोड़ की इनामी राशि जो है ना वो और के साथ में नौकरी के नियुक्ति पत्र है वो वितरित किए गए हैं? मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था ऐसा सवाल कि गुरुग्राम के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के जितने भी खिलाड़ी जीत के आए हैं उनको जो है सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल वाले को 1.5 करोड़ ऐसे करके प्राइज़ मनी दी गई। टोटल प्राइज़ मनी कितनी दी गई है? टोटल प्राइज़ मनी 25 करोड़ 80 लाख है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। खेल के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री ने इस बार दिया था, वो तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। और इस बजट को अगर देखा जाए तो इस बजट को कोशिश किया ही जा रहा है कि हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसको पूरा करने की ही कोशिश में ही है। खेल बजट इस बार हमारा लगभग डबल ही था अपने आप में। तो आप लोग ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने आपको कल भी दिखाए थे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.5 करोड़ के चेक है के साथ में हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी का भी, मतलब यूँ समझिएगा पदक लाओ और पद पाओ की नीति है हरियाणा के अंदर खेल नीति के तहत। टोटल 42 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से गए थे, ये ऑफिशियली इन्होंने जो है ना जानकारी दी है, जिनमें से 25 करोड़ 80 लाख रुपए का नगद इनाम इनको दिया, के साथ में जॉब ऑफर लेटर भी दिया ही है, स्मृति चिन्ह तो दिया ही दिया है। 215 खिलाड़ी टोटल देश के थे, इनमें से 42 युवा हरियाणा के थे। 61 पदक टोटल देश लेके आया, जिसमें से जो है ना वो 20 पदक हरियाणा के हैं। 17 पदक, कई एक बच्चे ने पूछा मुझसे कमेंट में, मैंने देखा था कि सर 17 हमारे मेडल आए हैं। नहीं, टोटल तो 20 आए हैं नो डाउट, लेकिन वो 17 वाला कंफ्यूजन ये अभी क्लियर कर देता हूँ। 17 पदक है व्यक्तिगत में, यानी कि पर्सनली है, और 3 ऐसे हैं जो टीम इवेंट के अंदर है। तो टोटल आपके पास मेडल 20 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, याद रखना। गोल्ड वाले को सबको पता है 1.5 करोड़ है, ठीक है ना। सिल्वर वाले को 75 लाख है और ब्रॉन्ज वाले को 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, और ये डेटा के साथ साथ ये स्लाइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये कुछ खिलाड़ी का एक डेटा भी आपके आगे है। गोल्ड मेडल जो नीतू घणगस बॉक्सिंग में, अमित पंघाल बॉक्सिंग में, बजरंग पूनिया रेसलिंग में, साक्षी मलिक है रेसलिंग में, दीपक पूनिया रेसलिंग में, विनेश फोगाट रेसलिंग में, रवि दहिया रेसलिंग में, नवीन जो है उनके पास भी रेसलिंग में, ये तो बहुत कम उम्र में ये पदक को लेके आए। सुधीर है पावर लिफ्टिंग के अंदर। सिल्वर मेडल अंशु मलिक जो कि रेसलिंग में, सागर अहलावत जो है
है वो बॉक्सिंग में। अच्छा, इसके अलावा शेफाली वर्मा क्रिकेट टीम में इसी बार पहली बार ये टीम ऐड हुई थी और फीमेल T20 और उसी में ही मेडल ले आए हैं ये। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार अभिषेक ये हॉकी इवेंट, अब देखो टीम इवेंट हो गया ना, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा था। इसके अलावा संदीप ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो संदीप कुमार जो एथलीट हैं, पूजा सिहाग है रेसलिंग में, जैस्मिन बॉक्सिंग में, दीपक नेहरा रेसलिंग में, मोहित ग्रेवाल रेसलिंग में, पूजा गहलोत इनके पास रेसलिंग में, सविता और नवनीत, नवजोत, निशा, ज्योति, मोनिका, नेहा, शर्मिला देवी, उदिता ये हॉकी टीम से थी। मतलब हरियाणा के हॉकी टीम की खिलाड़ियां थोड़ी ज़्यादा थी, इस करके ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे हरियाणा से 2 ही थे। मेंस हॉकी में तो मतलब मेंस हॉकी ने लिया है सिल्वर और वुमेंस हॉकी ने लिया है ब्रॉन्ज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि कंटेंट कभी स्टार IQ चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट के साथ बेईमानी की जाएगी। कंटेंट हमेशा रिच ही रहता है और आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप झूठा ही तारीफ कर दें। मैं तो कहता हूँ कि आप सच्चे दिल से फीडबैक दिया करें। कुछ कमी अगर है, कोई सजेशन होता है आपका तो ज़रूर आप सजेशन सलाह दिया करें, ठीक है ना। हो सकता है आप मुझसे बड़े हों तो आप बड़ा भाई बन के, बड़ी बहन बन के सजेशन दे सकते हैं। छोटे हैं तो भी आप लोग अपना प्यार स्वरूप सजेशन दे सकते हैं। हम उम्र हैं तो भी आप सजेशन दे सकते हैं और अगर अच्छा है तो अप्रिशिएट भी किया करें, क्योंकि आपका अप्रिशिएशन क्या होता है, मुझे एनर्जी देता है ताकि अगले दिन के अंदर मैं बहुत तरोताज़ा होकर आप लोगों को बहुत अच्छे से इस काम को निरंतर आपके लिए मैं करता ही रहूं। अगला सवाल है कि हरियाणा में दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने पर पशुपालकों को कितना परसेंटेज अनुदान दे रही है हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार इनको 25% का अनुदान दे रही है। 4 से 10 दुधारू पशु की कोई डेयरी करता है, इसकी डेयरी यूनिट ओपन करता है तो उसमें 25% का जो है ना वो अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलती है। 20 से 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई पे बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान जो है ना वो दिया जाता है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब यूँ कहिएगा कि हरियाणा फसल विविधीकरण की तरफ तो बढ़ावा दे ही रही है। मतलब जैसे आपने हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों में अगर कोई दलहन तिलहन की खेती करता है तो 4,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। धान की खेती छोड़ के कोई दूसरी खेती करता है तो 7,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। ऐसे सेम डेयरी स्थापित करने पर या पशुपालकों की मदद करने के लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट ने 25% का अनुदान जो है वो देने की घोषणा की है रिसेंटली। और इसके अलावा एक साथ ही एड ऑन और करना चाहूँगा खेती के लिए ही, जैसे सेम ग्रस्त ज़मीन। सेम वाली ज़मीन क्या होती है सर, जैसे यूँ समझो दलदल पड़ा हो, गार कीचड़ पड़ा हो, जैसे थोड़ी सी बारिश आ गई है तो कीचड़ ही भर जाता है और पानी सोखती नहीं है ज़मीन। ऐसी ज़मीन होना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। जैसे वेटलैंड होता है ना, कुछ ऐसा है। सर ये वेटलैंड एरिया बन जाए, फिर नहीं कैसे बन सकता है, कोई प्रवासी पक्षी थोड़ी ना आते हैं यहाँ पे, और ये कोई परमानेंट ऐसे ही गार कीचड़ी थोड़ी ना बना रहता है, थोड़े दिनों के बाद सूख जाता है। मतलब है तो प्रॉपर ये खेती लायक ज़मीन, लेकिन खेती हो नहीं पाती है। तो ऐसी ज़मीन के लिए या बंजर भूमि, अब ना तो इसमें कोई ज़्यादा खेती हो सकती है सर, चावल लगा लीजिएगा, चावल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चावल की फसल के लिए भी अगर आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो कुछ हद तक ही पानी ठीक है, ज़्यादा पानी भरने पे उसके भी खेत खाली करने पड़ ही जाते हैं। बंजर भूमि की बात कर रहे हो तो इनको कृषि योग्य बनाने के लिए हर संभव सरकार प्रयास कर ही रही है। क्या प्रयास कर रही है सर, जैसे 45,000 प्रति एकड़ के खर्च का किसान को देना होता है, 10% उसको ठीक करने के लिए, उनमें खेती वगैरह करने के लिए। ज़मीन में क्या होता है, ऐसी ज़मीन में ना एक प्रॉपर टाइप का न्यूट्रिशंस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बिना न्यूट्रिशंस कोई फसल हो नहीं पाती है, तो उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू को ठीक करना ये हरियाणा प्रयास कर रही है। 3,662 किसानों ने मांगी है पोर्टल के माध्यम से मदद। लगभग 20,000 एकड़ से पानी निकालने के काम भी जारी हो रहे हैं, क्योंकि पानी निकल जाए अगर खेत से तो भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि थोड़ी ज़मीन सूख पाए कहीं ना कहीं। 9.83 लाख एकड़ भूमि जल भराव और लवणता से ग्रसित है हरियाणा का, अगर लेटेस्ट और अपडेटेड अगर डेटा मैं आपको देना चाहूँ तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा के सोनीपत में 900 एकड़ में लगेगी फैक्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इसका वर्चुअली शिलान्यास करने वाले हैं। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से अब याद कर ही चुके हैं कि हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा में 900 एकड़ में एक फैक्ट्री लगने वाली है। ये मारुति सुजुकी का प्लांट लगने वाला है। इस मारुति सुजुकी के प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 100 एकड़ में तो मोटरसाइकिल बनेंगे और 800 एकड़ के अंदर जो है ना वो मारुति की कारें बनेंगी। ये तो ठीक है सर, समझ गए। और ये थोड़ा फोकस किया जाएगा इलेक्ट्रिक कारों पे, इलेक्ट्रिक बाइक पे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रहेगा कि बजाय ऑटोमोबाइल वाली जो आपकी मैकेनिकल कारें होती हैं उसमें से। इसका वर्चुअली शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री ही करने वाले हैं, मतलब ऑनलाइन तरीके से जो है ना इसकी ओपनिंग होने वाली है और आने वाले 28 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है।
2025 से इसका उत्पादन स्टार्ट होगा, मतलब पहले 2-3 साल तो लगेंगे खैर इसको बनाने में ही। खरखोदा प्लांट में 2.5 लाख कारें जो है ना बनेंगी लगभग हर साल। गुरुग्राम मानेसर के बाद हरियाणा में तीसरा ये प्लांट होने वाला है। 13,000 के करीब लोगों को डायरेक्ट रोजगारी मिल जाएगा। 900 एकड़ में 18,000 करोड़ में जो है ना ये पूरा सेटअप तैयार होने वाला है। तो ये भी कंटेंट बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ज़रूर याद रखना है। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंगे, तो अभी के लिए आप लोग याद कर लेना। ज़मीन किसने दी है, तो डिपार्टमेंट HSIIDC है। इसका ये जो लोगो है ना, ये लोगो आपको दिख रहा है, थोड़े दिन पहले अगर आपने करंट अफेयर मुझसे पढ़ा था तो ये नया ही लोगो आया, अपडेटेड लोगो। कई बार अगर ऑप्शंस में आपकी ये विजुअल्स वाले सवाल, मतलब ऐसे पिक्चराइजेशन थोड़ा दे देना, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये अपडेटेड लोगो है, नया लोगो है, लाइक बटरफ्लाई जैसा आपको थोड़ा महसूस हो रहा होगा। और HSIIDC का फुल फॉर्म तुमसे पूछे तो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी बात याद कर लेना। इसका ऑफिस ऑर्डर है, आपको ये ध्यान में रहा ही होगा। सुनील शर्मा जो ना चीफ कोऑर्डिनेटर है इंडस्ट्रीज़ के, इसमें नोडल ऑफिसर है, ड्यूरिंग फाउंडेशन वगैरह में जो है ना ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी डेटा याद रखना। इस प्लांट की सारी बात तो चलो ठीक है होगी। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है। तो हरियाणा सरकार ने 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है इस साल के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2022 तक। सर ये जो स्वच्छ पेयजल हर घरों में पहुंच जाएगा, जैसे जल जीवन मिशन की आप बात करें, तो इसका मतलब सीधा सीधा बेनिफिट क्या है। गाँव के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ क्या। देखो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या ही तो मुहिम है, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए, थोड़ा पुराना हमारा इतिहास देखा जाए, तो हमारे जो माताएं बहनें हैं ना, वो दूर जा के मटके पे पानी लेके आती थी। ये गाँव में अक्सर अभी भी कहीं ना कहीं एक आधा घर देखने को मिल जाता है, लेकिन आज से 5 साल पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि रूरल वुमेन है नो लॉन्गर हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल टू गेट वाटर। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेव टाइम्स फॉर बेटर केयर फॉर देयर फैमिली। अब क्या होता है कि कई दूर तक जो है ना जाना पड़ेगा, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। अब जाना आना थकावट है, तो खुद की फैमिली की केयर और खुद की केयर तो कहाँ ही फिर टाइम रहता है। कहीं ना कहीं टाइम बचेगा तो क्वालिटी लाइफ जीने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बेनिफिट क्या होगा, गिवन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स। अब लड़कियों को ये समस्या होती है डेली पानी लेके आओ, इससे अच्छा है कि उतनी देर में पढ़ाई कर लेगी। तो स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में भी एनहांसमेंट आएगी। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ से क्या है तो बेनिफिट होगा, टाइम से 1 मिनट का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% रूरल हाउस होल्ड कनेक्टेड विद द टैप वाटर कनेक्शंस। अभी तक तो लगभग 50% का काम हो भी चुका है। ये जल जीवन मिशन का डैशबोर्ड है ना, 10 जून 2022 तक देश में लगभग 9.65 करोड़ घरों में, यानी कि 50.38% के पास पानी के कनेक्शन दे चुका है। ये अपडेटेड डेटा अगर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूं तो। और अगर राज्य स्तर की बात करते हैं तो गोवा है सबसे पहला, तेलंगाना और हरियाणा ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ हद तक बाकी बचा हुआ है, वो दिसंबर तक कंप्लीट कर ही देगा। पुदुचेरी और अंडमान निकोबार और इसके अलावा दादरा नगर हवेली, दमन दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें 100% कनेक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। ये छोटे छोटे हैं तो हो ही गए हैं। इसके अलावा 90% से ज़्यादा जो घरेलू शौचालय अगर कवरेज की बात करते हैं तो इसके अंदर पंजाब है, गुजरात है, हिमाचल है और बिहार जैसे राज्य आते हैं। सबसे कम शौचालय वाला जो एरिया अभी भी देखा जाए तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखना आप लोग, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी समझ में आ जाती है कितना ज़रूरी है अभी भी गाँव के अंदर ये है चीज़ें। ये जल जीवन मिशन सर कहीं है क्या लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है ना। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं तो टोटल गोल कितने, टोटल गोल है 17, उसमें से 6वां गोल जो है ना उसमें यही तो लिखा हुआ है, सभी शहरों में कार्यात्मक, मतलब सभी जितने भी घर है, शहर है, गांव है, उनके अंदर जो है ना स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, मतलब जल निकायों का पुनरुत्थान करना और इसके अलावा सीवर कनेक्शन है वो ठीक ठाक कर देना। भारत सरकार का टारगेट है एक्चुअली, ठीक है, कि 2019 में इसको देखो लॉन्च किया गया था, 2024 तक जो है ना इसको पूरा करना है। हर व्यक्ति के पास हर रोज 55 लीटर तक पानी शुद्ध पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का टारगेट है ताकि लोगों का जीवन थोड़ा सा ठीक हो सके, और ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ लेनी है। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2020 के लिए किसे चुना है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी ने हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए चुना है किसे, इनका नाम है कैप्टन राम भगत। सिंपल सा सवाल है, बस याद कर लेना। और हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम दिनेश शास्त्री, आप लोग शायद पढ़ाई करते हैं ये तो, ठीक है।
किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सरसों की 2 उन्नत किस्में विकसित की है? तो अभी रिसेंटली एचएयू यूनिवर्सिटी ने सरसों की 2 उन्नत किस्में विकसित की है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड 2 इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा ए। मुझे पर्सनली ये मस्टर्ड कलर बहुत पसंद है, मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कलर यही वाला है, बहुत पसंद है मुझे ये। मेरी ज़्यादातर कपड़ों में, शर्ट्स में यही कलर मिलेगा देखने को। खैर, एचएयू ने विकसित किए 2 उन्नत किस्में, इनका नाम क्या है? RH1424 और RH1706 किस्मत। ये जो 2 किस्में हैं ना, इनको विकसित किया है, किस्मत कह रहा हूँ मैं, किस्में जो है ना विकसित किए गए हैं अभी रिसेंटली। अब सर इनमें कोई खास होगा? जाहिर सी बात, अगर नहीं की है तो इनका उत्पादन ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। बुआई का टाइम है, रोग वगैरह है वो थोड़े कम आएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी ने? एचएयू ने। एचएयू के कुलपति का नाम क्या? प्रोफेसर BR कंबोज है। तिलहन वैज्ञानिकों की टीम है, उन्होंने जो है ना ये 1424 और 1706 2 नई किस्में विकसित कर डाली है। इनकी अधिक उपज होगी, बेहतर तेल गुणवत्ता होगी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर राजस्थान में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सरसों की एक बैठक हुई थी, उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और नॉर्दर्न राजस्थान है, जम्मू है, इनकी खेती की पहचान की गई थी। उसी में ही जो है ना ये किस्मों के बारे में थोड़ा सा जानकारी वगैरह है। और ये बेसिकली देखा जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र में कम केयर के अंदर ही ज़्यादा, बेसिकली यूँ कहिएगा, तेल अच्छा उत्पादन कर पाएगी, ज़्यादा उत्पादित होएगी ओवरऑल ही देखा जाए तो। इन किस्मों की अगर बात की जाए तो ये किस्म लगभग 139 दिनों में पक जाएगी और इनके बीजों में तेल की मात्रा 40.5% रहेगी। दूसरी किस्म जो 1706 है उसमें 2% से कम जो है ना इरुसिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तेल निकालते टाइम पे आपकी आंखें जलती होगी कभी, उसमें वो इरुसिक एसिड सा होता है, ठीक है ना। तो तेल की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये कम हो तो ही ठीक रहता है, ठीक है ना, जिसके उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। ये ज़्यादा नहीं रहना चाहिए सरसों के तेल में, आपने शायद साइंस पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये किस्म भी 140 दिनों के आसपास पकेगी, मतलब ऑलमोस्ट बराबर से दिन है। 27 क्विंटल जो है ना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन, और 38% के आसपास इसकी तेल की जो है ना वो परसेंटेज की वैल्यू रहने वाली है। इन्हीं थोड़े दिनों में लगभग यूनिवर्सिटी ने 21 उन्नत किस्मों की जो है ना वो यूं कहिएगा खोज कर डाली है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ विकसित सरसों के किस्म एक है 725, ये कई सरसों उगाने वाले राज्यों के किसानों के लिए बहुत लोकप्रिय भी हुई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी HSSC पूछ चुकी है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल लेना आप लोग और कॉपी पे जरूर लिख लेना। और इसके अनुसंधान के निदेशक का नाम भी बता देता हूँ, डॉक्टर जीतराम शर्मा है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी, ठीक है। हरियाणा के किस रोडवेज चालक ने दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने में सफलता हासिल की है? तो हरियाणा के जो रोडवेज चालक हैं इनका नाम है कुलदीप कुमार। इन्होंने जो है ना दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम दर्ज करवाया, इसीलिए इनको रिसेंटली हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने जो है ना सम्मानित भी किया है। मास्टर एथलीट कुलदीप ने अपने गाँव डोब गाँव में हरियाणा रोडवेज का नाम रोशन किया है, खेल मंत्री ने इनको सम्मानित भी किया है। खेल मंत्री के द्वारा जो ना इन्होंने एक्चुअली जो ना एथलीट्स कैटेगरी में लगभग 131 मेडल जीत लिए हैं, इस करके जो है ना इनको सम्मानित किया है। इनको खिलाड़ी का टैग दिया गया, मतलब ये रोडवेज चालक तो है ही, लेकिन इनको खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। तो खेल रहे हैं, रोडवेज की तरफ से खेल रहे हैं, इस करके। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और आपके लिए सवाल है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु, गांधीनगर, भोपाल और भुवनेश्वर। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।